1977 में लॉन्च किया गया एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट आज भी इंसानों को ऐसी जगह से जानकारी भेज रहा है जहां पहले कभी कोई मशीन नहीं पहुंची थी। लेकिन नवंबर 2018 में जब इस स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऐसे डेटा भेजने शुरू किए जिनमें सोलर सिस्टम के किनारे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, तो वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि इतिहास बनने वाला है। कुछ ही दिनों के एनालिसिस के बाद पुष्टि हुई कि वॉयेजर 2 अब उस अदृश्य सीमा को पार कर चुका है जहां से हमारे सूर्य का सीधा प्रभाव बहुत कम होने लगता है। यह सिर्फ एक स्पेस मिशन की सफलता नहीं थी, पहली बार इंसानों के पास दो अलग अलग जगहों से सोलर सिस्टम की सीमा के वास्तविक मेजरमेंट्स थे और इन्हीं मेजरमेंट्स ने कई पुरानी धारणाओं को बदलना शुरू कर दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि सोलर सिस्टम की सीमा आखिर है क्या। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जहां ग्रह खत्म हो जाते हैं वहीं सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ग्रहों की ऑर्बिट से बहुत आगे अरबों किलोमीटर दूर भी सूर्य का प्रभाव मौजूद रहता है। सूर्य लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा छोड़ता है जिसे सोलर विंड कहा जाता है। यह प्लाज्मा लगभग हर दिशा में फैलता रहता है और अपने साथ सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर चलता है। यही सोलर विंड एक विशाल बुलबुले जैसा क्षेत्र बनाती है जिसे वैज्ञानिक हीलियोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी, सभी ग्रह, काइपर बेल्ट और कई छोटे पिंड इसी हीलियोस्फीयर के भीतर मौजूद हैं। लेकिन यह बुलबुला अनंत तक नहीं फैलता। हीलियोस्फीयर के बाहर पूरा इंटरस्टेलर स्पेस है जहां दूसरे तारों के बीच मौजूद गैस, धूल और अत्यधिक ऊर्जा वाले कॉस्मिक रेस का प्रभुत्व होता है। जैसे जैसे सोलर विंड बाहर की ओर बढ़ती है उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि सामने से इंटरस्टेलर मीडियम का दबाव बढ़ता रहता है। अंत में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां दोनों के बीच संतुलन बनने लगता है। यही वह इलाका है जिसे समझना दशकों से स्पेस साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता रहा है। वॉयेजर मिशन की शुरुआत इसी रहस्य से नहीं हुई थी। उस समय मुख्य लक्ष्य बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था। 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को एक बेहद दुर्लभ प्लैनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए लॉन्च किया गया। ऐसा अवसर लगभग 176 वर्षों में एक बार आता है जब एक स्पेसक्राफ्ट गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कम ईंधन में पहुंच सकता है। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है और इसी की मदद से दोनों स्पेसक्राफ्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच पाए। वॉयेजर 2 का रास्ता वॉयेजर 1 से अलग था। पहले यह बृहस्पति पहुंचा, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस और अंत में नेपच्यून तक गया। आज तक यही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून का नजदीक से अध्ययन किया है। इन ग्रहों के बारे में आज जो सबसे भरोसेमंद जानकारी हमारे पास है उसका बड़ा हिस्सा वॉयेजर 2 की वजह से मिला। उसने यूरेनस के टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बेहद ठंडे वातावरण और उसके चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी। फिर 1989 में नेपच्यून पहुंचकर उसने उस ग्रह पर चल रही अत्यंत तेज हवाओं, ग्रेट डार्क स्पॉट और उसके सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन की सक्रिय सतह का अध्ययन किया। मिशन का मूल उद्देश्य यहीं लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। नेपच्यून को पार करने के बाद वॉयेजर 2 के सामने कोई ग्रह नहीं था। अब उसके सामने केवल गहरा अंतरिक्ष था। अधिकांश स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह के पास पहुंचकर अपना मिशन समाप्त कर देते हैं, लेकिन वॉयेजर 2 लगातार आगे बढ़ता रहा। उसका रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बिना सोलर पैनल्स की मदद के लगातार बिजली बनाता रहा, क्योंकि इतनी दूरी पर सूर्य की रोशनी इतनी कम हो जाती है कि सोलर पैनल्स लगभग बेकार हो जाते। यही इंजीनियरिंग निर्णय बाद में इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। जैसे जैसे वॉयेजर 2 सूर्य से दूर जाता गया उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगातार सोलर विंड की गति, तापमान, घनत्व और मैग्नेटिक फील्ड को मापते रहे। शुरुआत में डेटा लगभग अनुमान के अनुसार था, लेकिन वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि सोलर विंड की गति लगातार कम होने लगी। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था। इसका मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट उस क्षेत्र के करीब पहुंच रहा है जहां सूर्य की शक्ति पहली बार बाहरी इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट से टकराने लगती है। इस क्षेत्र का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है टर्मिनेशन शॉक। यहाँ सोलर विंड पहली बार अचानक धीमी हो जाती है। ठीक वैसे जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की शॉक वेव बनती है, वैसे ही यहाँ भी प्लाज्मा की गति में तेज बदलाव आता है। वॉयेजर 2 ने 2007 में इस क्षेत्र को पार किया। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने दर्ज किया कि सोलर विंड की रफ्तार अचानक गिर गई थी और उसका तापमान तथा व्यवहार भी बदल गया था। इस डेटा ने दिखा दिया कि हीलियोस्फीयर का बाहरी हिस्सा वैज्ञानिकों की सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। टर्मिनेशन शॉक पार करने के बाद वॉयेजर 2 एक नए क्षेत्र में पहुंचा जिसे हीलियोशीथ कहा जाता है, जहाँ सोलर सिस्टम की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत जैसी है। यहाँ सोलर विंड अब बहुत धीमी हो चुकी होती है और चारों ओर प्लाज्मा का घनत्व तथा मैग्नेटिक गतिविधियां लगातार बदलती रहती हैं।
वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत होगा, लेकिन वॉयेजर 2 ने बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई। कई जगह प्लाज्मा वैज्ञानिकों की उम्मीद से ज्यादा घना था, कहीं मैग्नेटिक फील्ड अचानक बदल रही थी और कहीं चार्ज्ड पार्टिकल्स का व्यवहार पुराने मॉडल्स से मेल ही नहीं खा रहा था। इसी दौरान एक और रोचक बात सामने आई। वॉयेजर 1 पहले ही 2012 में हीलियोस्फीयर से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट्स वर्षों पहले ही काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए कई चीजों का अंदाजा ही लगाया जा सकता था। दूसरी ओर वॉयेजर 2 का प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट अभी भी काम कर रहा था। इसका मतलब था कि अगर यह भी सोलर सिस्टम की सीमा तक पहुंच गया तो पहली बार उस सीमा का असली डेटा मिलेगा। साल दर साल वॉयेजर 2 आगे बढ़ता रहा। पृथ्वी से उसकी दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि रेडियो सिग्नल को एक तरफ की यात्रा पूरी करने में लगभग 16 घंटे लगने लगे। यानी अगर पृथ्वी से कोई कमांड भेजी जाती तो उसका जवाब अगले दिन ही मिल पाता। फिर भी डीप स्पेस नेटवर्क की विशाल रेडियो एंटीनास लगातार इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट से संपर्क बनाए रखे हुए थी। अरबों किलोमीटर दूर से आने वाला उसका सिग्नल इतना कमजोर होता है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली रिसीवर्स और डेटा को समझने में काफी समय लगता। फिर भी उसकी हर छोटी सी जानकारी बेहद कीमती थी, क्योंकि वह ऐसी जगह से आ रही थी जहां पहले कभी कोई काम करता हुआ स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा था। फिर नवंबर 2018 आया। वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स ने अचानक दिखाया कि सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल्स लगभग गायब हो चुके हैं। उसी समय बाहर से आने वाले अत्यधिक ऊर्जा वाले गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही मैग्नेटिक एनवायरनमेंट और प्लाज्मा डेंसिटी में भी स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक ही कहानी बता रहे थे। स्पेसक्राफ्ट अब उस अदृश्य सीमा को पार कर चुका था जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है। यही हीलियोस्फीयर की वास्तविक बाहरी सीमा है, जहां सोलर विंड का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वहीं से इंटरस्टेलर मीडियम का असर शुरू हो जाता है। लेकिन हीलियोपॉज पार करना इस मिशन का अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सीमा पार करते ही वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स ने ऐसे मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करने शुरू किए जिन्होंने हीलियोस्फीयर की हमारी पूरी समझ को बदलना शुरू कर दिया। अब सवाल यह था कि आखिर उस अदृश्य सीमा के दूसरी तरफ ऐसा क्या था जिसे देखकर वैज्ञानिक इतने हैरान रह गए। वॉयेजर 2 लगातार डेटा भेज रहा था, लेकिन उन मेजरमेंट्स का सही मतलब समझने में कुछ समय लगा। जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आए डेटा का विस्तार से एनालिसिस किया तो सबसे पहले जिस बदलाव ने सभी को चौंकाया वह था आसपास के प्लाज्मा की डेंसिटी में अचानक आया परिवर्तन। वर्षों तक यह माना जाता रहा था कि हीलियोस्फीयर के बाहर का वातावरण केवल थोड़ा अलग होगा, लेकिन वॉयेजर 2 के प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने सीमा पार की, आसपास मौजूद प्लाज्मा की डेंसिटी अचानक कई गुना बढ़ गई। इसका मतलब था कि अब वॉयेजर 2 उस जगह पहुंच चुका था जहां सोलर विंड का असर लगभग खत्म हो चुका था और इंटरस्टेलर मीडियम शुरू हो चुका था। यही वह पहली सीधी मेजरमेंट थी जिसका वैज्ञानिक दशकों से इंतजार कर रहे थे। यह परिणाम इसलिए भी असाधारण था क्योंकि वॉयेजर 1 के पास यह इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। वहां प्लाज्मा डेंसिटी का अनुमान दूसरे तरीकों से लगाया गया था, लेकिन वॉयेजर 2 ने उसे सीधे मापा। अब दोनों स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों से मिले डेटा की तुलना की गई तो स्पष्ट हुआ कि हीलियोपॉज कोई एक समान गोल और स्थिर सीमा नहीं है। यह लगातार बदलने वाली एक डायनामिक बाउंड्री है जिसका आकार सोलर एक्टिविटी और बाहर मौजूद इंटरस्टेलर प्रेशर दोनों से प्रभावित होता है। इसके बाद कॉस्मिक रेज के डेटा ने एक और जरूरी कहानी बताई। हीलियोस्फीयर के भीतर सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आने वाले गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज के एक बड़े हिस्से को रोक देता है। यही वजह है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाले इन बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले कणों की संख्या कम रहती है। लेकिन जैसे ही वॉयेजर 2 ने हीलियोपॉज पार की, बाहर से आने वाले कॉस्मिक रेज की मात्रा तेजी से बढ़ गई। दूसरी ओर सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स लगभग खत्म हो गए। यह बदलाव इतना साफ था कि वैज्ञानिकों को यह तय करने के लिए किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। सभी इंस्ट्रूमेंट से मिले मेजरमेंट्स एक ही नतीजे की पुष्टि कर रहे थे। यह खोज केवल स्पेस फिजिक्स तक ही सीमित नहीं थी। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज भविष्य की मानव अंतरिक्ष यात्राओं के सामने सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। पृथ्वी पर हमारा वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड इन कोणों से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन डीप स्पेस में यह सुरक्षा बहुत कम हो जाती है। वॉयेजर 2 के डेटा ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि सोलर सिस्टम की यह प्राकृतिक सुरक्षा ढाल असल में कितनी असरदार है और उसके बाहर रेडिएशन का स्तर कितना अलग हो सकता है। भविष्य में अगर इंसान कभी सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों की यात्रा करेंगे तो ऐसे असली मेजरमेंट्स मिशन प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी होंगे। हालांकि एक बात ने वैज्ञानिकों को हैरान भी कर दिया।
कई मॉडल्स के अनुसार हीलियोपॉज पार करते समय मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वॉयेजर 2 ठीक वॉयेजर 1 की तरह ऐसा बड़ा बदलाव दर्ज नहीं कर पाया। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी जरूर, लेकिन उसकी डायरेक्शन उतनी अलग नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसका मतलब था कि हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जुड़ाव पहले सोचे गए मॉडल से कहीं ज्यादा पेचीदा है। इस एक ऑब्जर्वेशन के बाद वैज्ञानिकों ने अपने पहले के वैज्ञानिक अनुमानों की फिर से जांच शुरू कर दी। वॉयेजर 2 ने यह भी दिखाया कि हीलियोपॉज कोई कठोर दीवार नहीं है, यह एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है, जहां अलग अलग तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह अलग अलग दुनिया नहीं है, उनके बीच लगातार ऊर्जा और कणों का आदान प्रदान होता रहता है। इस डेटा का एक और बड़ा महत्व स्पेस वेदर को समझने में है। सूर्य केवल रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, वह लगातार प्लाज्मा और अपने मैग्नेटिक फील्ड को भी अंतरिक्ष में फैलाता रहता है। कभी कभी सोलर स्टॉर्म्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पृथ्वी के सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स तक को प्रभावित कर सकते हैं। वॉयेजर 2 के मेजरमेंट्स ने यह समझने में मदद की कि सोलर विंड अरबों किलोमीटर की यात्रा के बाद कैसे बदलती है और आखिर में इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट के साथ कैसे बैलेंस बनाती है। इससे हीलियोस्फीयर के बड़े मॉडल्स पहले से ज्यादा सटीक बनाए जा सके। लेकिन वॉयेजर 2 की यात्रा केवल साइंस की कहानी नहीं है, यह इंजीनियरिंग की भी एक बड़ी सफलता है। यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था। इसकी कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी आज की एक साधारण स्मार्टफोन से भी बेहद कम है। इसका प्रोसेसर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तुलना में बहुत सीमित है। फिर भी यह अरबों किलोमीटर दूर बहुत ज्यादा ठंड, लगातार रेडिएशन और दशकों तक बिना किसी मरम्मत के काम करता रहा। पृथ्वी से भेजी गई कमांड्स कई घंटे बाद उस तक पहुंचती है और फिर उसके जवाब के लिए भी उतना ही इंतजार करना पड़ता है। इतनी धीमी कम्युनिकेशन के बावजूद मिशन लगातार चल रहा है। समय के साथ इसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही है। वॉयेजर 2 का रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोएक्टिव डिके से बिजली बनाता है। हर साल इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से मिशन टीम को एक एक करके गैर जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स बंद करने पड़े, ताकि सबसे जरूरी वैज्ञानिक उपकरण ज्यादा समय तक चलते रहें। यह एक तरह से बिजली बचाने का तरीका है, जो अब किसी भी डीप स्पेस मिशन के लिए सीख बन चुका है। आज वॉयेजर 2 सूर्य से लगभग 20 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और लगातार इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा है। वह लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। सुनने में बहुत तेज लगती है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह भी बेहद धीमी है। इसी गति से भी उसे सबसे नजदीकी तारे के पास पहुंचने में लगभग 40,000 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। यानी यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरे तारे तक पहुंचने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका असली उद्देश्य रास्ते में मिलने वाले अंतरिक्ष को समझना था, और वह उद्देश्य आज भी जारी है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की तुलना ने एक और जरूरी बात सामने रखी। दोनों ने हीलियोपॉज अलग अलग जगहों और अलग अलग समय पर पार की। वॉयेजर 1 ने लगभग 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर यह सीमा पार की, जबकि वॉयेजर 2 ने लगभग 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर। यह अंतर बताता है कि हीलियोस्फीयर पूरी तरह गोल नहीं है। उसका आकार समय के साथ बदलता रहता है और अलग अलग दिशाओं में उसकी मोटाई भी अलग हो सकती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तेज हवा में उड़ता हुआ साबुन का बुलबुला अपना आकार बदलता रहता है। इसी समझ ने आधुनिक मिशंस को भी प्रभावित किया है। आज वैज्ञानिक भविष्य के ऐसे स्पेसक्राफ्ट की योजना बना रहे हैं जो हीलियोस्फीयर को और विस्तार से माप सकें। नासा का प्रस्तावित इंटरस्टेलर प्रोब मिशन अगर भविष्य में मंजूरी पाकर लॉन्च होता है तो इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। यह मिशन वॉयेजर से कहीं ज्यादा आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सोलर सिस्टम की सीमा और उससे बाहर के वातावरण का विस्तार से अध्ययन कर सकेगा। लेकिन यह भी सच है कि इस नए दौर की शुरुआत वॉयेजर मिशन ने ही की थी। शायद वॉयेजर 2 की सबसे बड़ी कामयाबी किसी एक डिस्कवरी का नाम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने अंदाजों की जगह असली मेजरमेंट्स दिए। पहले वैज्ञानिक हीलियोस्फीयर के बारे में ज्यादातर बातें कंप्यूटर मॉडल्स और दूसरी तरह से जुटाई गई जानकारी के आधार पर समझते थे। अब उनके पास अरबों किलोमीटर दूर से मिला असली डेटा है, जिसने कई मॉडल्स की पुष्टि की, कई को सुधारा और कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। आज भी वॉयेजर 2 हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी, सोलर सिस्टम और सूर्य भी ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हीलियोपॉज पार करके उसने यह साबित कर दिया कि सोलर सिस्टम की सीमा केवल कल्पना की कोई रेखा नहीं, बल्कि एक असली और पेचीदा वैज्ञानिक क्षेत्र है, जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम पहली बार सीधे एक दूसरे से टकराते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी जवाब है।
वॉयेजर 2 ने सोलर सिस्टम के किनारे पर किसी रहस्यमय चीज, एलियन संरचना या अज्ञात शक्ति का पता नहीं लगाया। उसने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खोजी, असली वैज्ञानिक प्रमाण। उसने पहली बार सीधे मापा कि हीलियोस्फीयर की असली सीमा कहाँ है, इंटरस्टेलर मीडियम कहाँ से शुरू होता है, प्लाज्मा का व्यवहार कैसे बदलता है, कॉस्मिक रेज कैसे बढ़ते हैं और सूर्य की सुरक्षा ढाल सच में कैसे काम करती है। इन खोजों ने केवल स्पेस साइंस को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि यह भी बदल दिया कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे समझते हैं। वॉयेजर 2 की यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक उसके पास थोड़ी सी भी ऊर्जा बची रहेगी, वह इंसानों का सबसे दूर पहुंचा हुआ स्पेसक्राफ्ट बनकर सोलर सिस्टम के बाहर से हमें नई जानकारी भेजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।